हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू eduattack.com। हम अपना जो लास्ट लेक्चर हमने दिया था वो मिनिमम वेजेस एक्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड माई सेल्फ आर दीक्षित। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, जो कि सेक्शन 2B में दिया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब दो ही चीज होगी, या तो वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या होगा स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट इस लॉ की अथॉरिटी होगी, जो इसे चलाएगी। तो हम आगे देखते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि इस मिनिमम वेजेस एक्ट दो गवर्नमेंट से चलेंगी। इसकी कुछ चीजें जो इसके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनमें दोनों ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहां कहां लगती है, किस किस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी एंड किस किस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट carried on by or under the authority of central or a railway administration, or in relation to mine, oil field or major part or any corporation established by central act। मतलब कि जब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, रिलेशन टू माइन, ऑयल फील्ड, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सारी की सारी चीजों और इनकी ब्रांच और प्रोसेस, इन सब चीज को मिलाकर इनकी जो अथॉरिटी होगी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो एम्प्लॉयमेंट है ऑब्वियसली शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में होंगे, इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। सो इनकी जो अथॉरिटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। और इन चारों, अब जैसे कि एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किस कंडीशंस में है, वो रेलवे दे देगा, माइन दे देगा, ऑयल फील्ड दे देगा, कॉर्पोरेशन दे देगा और एक और दे देगा। और ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि मैंने 5-4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो आपको याद होने चाहिए कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ऑयल फील्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अथॉरिटी है, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट इसी की पार्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जिनके एमसीक्यू पेपर है उनको ऑब्वियसली पूछ सकता है, और जिनका रिटर्न है वो डिफाइन करने के आ सकता है कि बताइए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस सेक्शन में है या क्या है, उसकी क्या मीनिंग निकलती है। तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन 2B ये भी पूछ सकता है, सेक्शन 2 क्लॉज B। अब स्टेट गवर्नमेंट किस किस की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है? तो इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब रेलवे, माइन, ऑयल फील्ड, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट, इन सब को छोड़ के जितने भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बचे उन सब की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। एम्प्लॉय डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज I ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन। अब एनी पर्सन का मतलब क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं। एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड टू डू एनी वर्क, स्किल्ड और अनस्किल्ड, मैनुअल और क्लरिकल इन अ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन, अब उस पर्सन को इस एक्ट ने कैसे डिफाइन किया है? अ पर्सन मींस चाइल्ड whose age is less than 14 year of age, जिसकी उम्र 14 साल से कम है। और एडोलेसेंट कौन होता है? जिसकी उम्र 14 साल से ज्यादा बट 18 साल से कम है, 14 और मोर बट लेस देन 18 ईयर्स। अब एग्जामिनर यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी की एज एग्जैक्ट 14 ईयर्स है तो किस में लाई करेगा, वो चाइल्ड है कि एडोलेसेंट है? तो ऑब्वियसली 14 ईयर्स और मोर, 14 साल या उससे ज्यादा, तो वो एडोलेसेंट है। ठीक है, और एडल्ट का मतलब होता है जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है।
तो पर्सन इन तीनों को बोला गया है कि ये तीनों को डिफाइन किया गया है ऐसे, चाइल्ड 14 लेस देन एज, एडोलेसेंट ये, एडल्ट ये, हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड, मतलब कि कुछ वहां पे अवार्ड है, कुछ वो पैसे, देयर इज सम कंसिडरेशन बिटवीन, ओके, टू डू एनी वर्क, कोई काम कराने के लिए। अब वो स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ आता हो कुछ ना भी आता हो। मैनुअल या क्लरिकल इन अ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मतलब वो सारी एम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे शेड्यूल में लिस्टेड हैं। और मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था कि 29 अभी करंट में लिस्टेड हैं, जो कि पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स, और उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के सामने उनके मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस दिए रहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय का मतलब आपने सीख लिया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज आई। आगे चलते हैं, एम्प्लॉय उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए एम्प्लॉय इंक्लूड्स, अब एम्प्लॉय क्या क्या इंक्लूड्स है, एम्प्लॉय में एक आउट वर्कर भी आएगा। आउट वर्कर मतलब क्या, जिसका नाम कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अटेंडेंस लिस्ट में नहीं है, हुज नेम डज नॉट लाई इन द मस्टर रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आउट वर्कर है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक टॉय बना रहा हूं और उस टॉय के मैंने पार्ट्स दे दिया किसी को, ठीक है, जो कि बोलेगा कि वो मैं घर से बना के ले आऊंगा। मैंने उसको पार्ट्स दे दिए 100 टॉय बनाने के, और उससे बोल दिया कि मैं एक टॉय पे आपको 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ऐसे दूंगा। तो वो काम वो मेरे फैक्ट्री प्रमाइसेस के अंदर नहीं कर रहा है, वो काम अपने घर पे कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, बट फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन किसी के अंदर नहीं। तो उसे मैं कहूंगा कि वो आउट वर्कर है, उसने मेरे से ले तो गया मटेरियल और उसने मुझे काम करके दे दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल भी उसका काम वो करके मुझे दे दे, तो वो भी आउट वर्कर होगा। देखिए एम्प्लॉय इंक्लूड्स एन आउट वर्कर टू हुम एनी आर्टिकल्स और मटेरियल्स आर गिवन आउट बाय अनदर पर्सन टू बी मेड अप, क्लीन, वॉश्ड, ऑल्टर्ड, ऑर्नामेंटेड, फिनिश्ड, रिपेयर्ड, अडेप्टेड और अदरवाइज प्रोसेस। मतलब अगर मैंने कोई चीज धोने के लिए दे दिया, कुछ बनाने के लिए दे दिया, कुछ धोने के लिए, कुछ ऑल्टरेशन का मतलब कि कुछ टूट गया उसको बना के ऑल्टर करो, इसको चेंज करो थोड़ा सा, ऑर्नामेंटेड कढ़ाई वढ़ाई मान लीजिए, फिनिश प्रोडक्ट बना के आइए, ये टूटा है रिपेयर किया, अडेप्टेड, ये सारी की सारी इसी डेफिनेशन में कवर अप होंगी। और अदरवाइज प्रोसेस्ड फॉर सेल पर्पस ऑफ द ट्रेड और बिजनेस ऑफ दैट अदर पर्सन वेयर द प्रोसेस इज टू बी कैरिड आउट either in the home of the out worker or in some other premises। देखिए other premises, net being premises under the control and management of that person। यहां पे जो that person जो है वो कौन है, मतलब एम्प्लॉयर के कंट्रोल में वो प्रेमाइसेस नहीं होना चाहिए। जो आउट वर्कर है वही अब बाहर ले जाके काम किया, उसी के प्रेमाइसेस होना चाहिए जो भी हो, ठीक है, लेकिन वो हमारा फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। जो वही कहलाएगा आउट वर्कर जो बाहर ले जाके प्रोडक्ट्स गुड्स बना के लाए, प्रोसेस, ऑर्नामेंटेड, वॉश्ड, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। मान लीजिए क्लीन्ड आ सकता है, वॉश्ड आ सकता है, ऑल्टर्ड हो सकता है, ऑर्नामेंटेड हो सकता है, फिनिश हो सकता है, रिपेयर्ड हो सकता है, अडेप्टेड हो सकता है। एग्जामिनर इससे भी आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है, तो इस पे भी आप इन सारी वर्ड्स को याद रखें। आगे चलते हैं, एम्प्लॉय इंक्लूड्स एन एम्प्लॉय डिक्लेयर टू बी एम्प्लॉय बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोला कि एम्प्लॉय है वो भी एम्प्लॉय है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। सी दिस इज द मेन लाइन, this is the exception to the employee definition। any member of armed forces of the union will not be termed as employee। वो इस डेफिनेशन सेक्शन 2IE की डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है। आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन का मेंबर कभी भी एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा इस एक्ट के अंडर। तो यहां ये भी एक मेन लाइन है, ये इसका एक्सेप्शन है। क्या है ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहां हमारी एम्प्लॉय की डेफिनेशन पूरी होती है। तो हमने एम्प्लॉय में क्या पढ़ लिया,
एम्प्लॉय, मैं आपको एक बार रिपीट करा दूं, पर्सन एम्प्लॉयड फॉर हायर रिवॉर्ड टू डू स्किल्ड, अनस्किल्ड, क्लरिकल, मैनुअल वर्क। इंक्लूड कौन है? आउट वर्कर है, इधर एट इज होम और एट अ प्लेस नॉट रिलेटेड टू एम्प्लॉय, वहां से वो काम कर रहा हो। और एम्प्लॉय में क्या नहीं इंक्लूड होता? आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन नहीं इंक्लूड होता। और पर्सन की डेफिनेशन मैंने बता दी, चाइल्ड, एडोलेसेंट, एडल्ट। चाइल्ड मतलब जिसकी एज 14 साल से कम हो, एडोलेसेंट मतलब जिसकी एज 14 साल या 18 साल से कम हो। 14 साल, एडोलेसेंट मतलब 14 साल हो, 14 साल से ज्यादा हो बट लेस देन 18, 18 साल से कम हो। और एडल्ट मतलब जिसकी एज 18 साल से ज्यादा हो। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज ई एम्प्लॉयर को डिफाइन करता है, जिसके ऊपर इस एक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है। तो यहां एम्प्लॉयर के बारे में हम देखेंगे। एम्प्लॉयर कौन है? हु एम्प्लॉयज अनदर पर्सन। एम्प्लॉय वो है जो कि एम्प्लॉय करता है अनदर पर्सन। अनदर पर्सन मतलब एम्प्लॉय हो गया, ऑब्वियसली एम्प्लॉय हो गया। ईदर डायरेक्टली और थ्रू अनदर, वो खुद भी उनको एम्प्लॉय कर सकता है और या तो किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी इनडायरेक्ट वे में भी वो एम्प्लॉय कर सकता है एम्प्लॉय को, वो भी एम्प्लॉयर ही माना जाएगा। ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, अपने बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे वो भी एम्प्लॉयर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कैसे। फैक्ट्री में मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री एम्प्लॉयर माना जाएगा। लोकल अथॉरिटी में पर्सन अपॉइंटेड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट लोकल अथॉरिटी विल बी टर्म्ड एज एम्प्लॉयर। ठीक है, मतलब फैक्ट्री में मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री आएगा, लोकल अथॉरिटी में पर्सन अपॉइंटेड जो कि अपॉइंट हुआ है एम्प्लॉयर ऐसा, जिसका नाम एम्प्लॉयर के रूप में किसी डॉक्यूमेंट में है और लीगली वो एम्प्लॉयर है वहां का, या नहीं दिया गया तो हम उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एम्प्लॉयर मान लेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट में कौन एम्प्लॉयर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। ठीक है, पर्सन अपॉइंटेड, जो भी उस गवर्नमेंट में पर्सन अपॉइंटेड हुआ है एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी एम्प्लॉयर कहलाता है। तो हमने देख लिया कि एम्प्लॉयर कौन कौन है, बहुत ही इजी डेफिनेशन दी गई है एक्ट के द्वारा। इन एनी अदर केस, पर्सन हु हैज बीन गिवन पावर बाय द ओनर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज। किसी और केस में, इन एनी अदर केस, इन सभी केस को छोड़ के अगर पावर दी गई है ओनर के द्वारा टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज, तो वो पर्सन भी हमारा एम्प्लॉयर कहलाएगा। ठीक है, ये हमें ये डिफाइन कर दिया सेक्शन 2 क्लॉज ई ने बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, डेफिनेशन का सेक्शन है वेजेस। सेक्शन 2 क्लॉज एच बात करता है वेजेस, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही मेन पार्ट है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अब वेजेस और एम्प्लॉयर इस पूरे एक्ट की जान है, आप मान लीजिए। अब वेजेस मतलब क्या? वेजेस मीन्स क्या? मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब वेजेस is the remuneration capable of being expressed in terms of money which is payable after the fulfillment of terms and condition। और terms and condition क्या है? terms and condition can be expressed or implied। implied मतलब कि जो कि मार्केट में चल रहा है रेट, जो आपको पता होगा। और एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस वर्ड कहां से आया? एक्सप्रेशन से। बताया गया कि कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, जो बोला जाए आपको कि आप इस नौकरी में आपके टर्म्स एंड कंडीशन ये है, तो ये एक्सप्रेस होगा जो आपको बताया जा रहा है। और इम्प्लाइड मतलब आपको पता ही होगा क्योंकि मार्केट में यही चल रहा है। वर्क फुलफिल्ड, बी पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूड्स हाउस रेंट अलाउंस। बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या हुआ, एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से बता दूं। वेजेस मीन्स all remuneration
केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि मनी में कन्वर्ट हो सके, ऐसी रेम्यूनरेशन विच इज पेबल आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स को, उसकी शर्त को मानने के बाद, फुलफिलमेंट, उस शर्त को पूरी करने के बाद एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर वेजेस देगा, वेदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एंड इट इंक्लूड्स हाउस रेंट अलाउंस। मतलब कि इस वेजेस में ऑल रेम्यूनरेशन है। क्या है? ऑल रेम्यूनरेशन है, ठीक है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस और इंप्लाइड है इनके टर्म्स एंड कंडीशन, और इसमें एचआरए पढ़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंस को, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस शामिल होता है इस वेजेस में, ठीक है। अब हमें यह तो पता हो गई कि ऑल रेम्यूनरेशन लेना है और उसमें एचआरए लेना है, ठीक है। वेजेस की डेफिनेशन ने हमें सेक्शन 2 क्लॉज एच ने बहुत अच्छे से बता दी। बट क्या वेजेस की डेफिनेशन ने यह बताया है कि उसमें लेना क्या नहीं है? ऑल रेम्यूनरेशन तो लेना, अगर वो बता दे कि उसमें क्या नहीं लेना है, तब ये एक्ट हमें वेजेस को ज्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। हाँ, दिया है, बट डज नॉट इंक्लूड। अब ये एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि जो वेजेस की जो डेफिनेशन दी गई यहां पे, उसमें ये सारी चीजों को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, क्या, किसकी वैल्यू? एनी हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल, ठीक है। मतलब कि एनी हाउस एकोमोडेशन, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई हाउस रेंट अकोमोडेशन दिया गया है, मतलब यहां पे क्या हो गया, परक्यूसाइड्स, बेनिफिट्स इन काइंड कोई दिया गया है, जैसे सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल, तो ये सब की वैल्यू जो है वो वेजेस के डेफिनेशन के अंदर नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि इसको एक्ट ने खुद ही डज नॉट इंक्लूड, मतलब एक्सेप्शन की लिस्ट में अच्छी तरीके से डाल दिया है। दूसरी क्या चीज नहीं आती है? एनी अदर एमेनिटी और एनी सर्विस एक्सक्लूडेड बाय जनरल और सोशल ऑर्डर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरी, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोवाइड्स फंड और अंडर स्कीम ऑफ सोशल इंश्योरेंस, मतलब अगर पीएफ में पैसा डाला है एम्प्लॉयर ने, तो वो भी हमारी वेजेस की डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है एम्प्लॉयर ने, एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये भी नहीं आएगा। एनी सम पेड टू द पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंशन इंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, कोई एम्प्लॉयमेंट ही ऐसा है जिसमें उसके पैसे लग गए, तो या एम्प्लॉयर ने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया उसके उसमें, तो वो भी वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लिखा है टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंशन इंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट के कारण उसने वो खर्चे किए हैं, तो उसका फर्ज था एम्प्लॉयर का, ना कि वो एम्प्लॉय के लिए बाउंडेड था, ना कि उसके वेजेस की डेफिनेशन में था। और ये भी याद रख लें कि ग्रेचुइटी भी नहीं आएगी इस वेजेस की डेफिनेशन में। तो क्या क्या नहीं आएगा एक बार मैं आपको बता दूं। ए ने बोला एकोमोडेशन, लाइट, वाटर सप्लाई, मेडिकल, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर नहीं आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आएगी, ग्रेचुइटी नहीं आएगी, एनी अमाउंट टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस ड्यू टू नेचर ऑफ जॉब नहीं आएगा, ग्रेचुइटी बिल्कुल नहीं आएगी। और जो बी पॉइंट ने बोला था कि एमेनिटी और एक्सक्लूडेड जनरल और सोशल ऑर्डर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब एनी अमाउंट विच विल बी स्पेसिफाइड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब वेजेस जो हमने पढ़ लिया कि वेजेस क्या होता है, बट इस वेजेस को थोड़ा और इलैबोरेट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। देखिए वेजेस कहां दिया है, सेक्शन 2 क्लॉज एच में दिया है, बहुत अच्छा, जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में वेजेस लिस्टेड हो। फॉर एग्जांपल मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने 4700 बना रखा है पर मंथ, ठीक है। और एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर देता है, देखिए ये, तो आप बताइए क्या ये मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस की इस 4700 पर मंथ को फुलफिल करता है? क्या ये अमाउंट ठीक है? क्या ये एक्ट के अकॉर्डिंग सही दे रहा है? क्या ये असली में मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस दे भी रहा है कि नहीं? उसको पता करने के लिए कैसे, जो हमने लास्ट
अभी अभी जो हमने पढ़ा वेजेस की डेफिनेशन, उसके एक्सेप्शन, उसको आप ध्यान में रख के आंसर सोचिए 1 मिनट। देखिए बेसिक वेजेस जो है वो है 2200, ठीक है। HRA 1800 है, ठीक है। वाटर सप्लाई 1000 है, ग्रेचुइटी 500 है। एम्प्लॉयर के हिसाब से तो उसने 5500 रुपए दे दिया, उसके अपने दिमाग से तो ठीक है कि उसने तो भैया 4700 रुपए से ज्यादा दिया है, बट अकॉर्डिंगली टू द एक्ट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज H, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो डेफिनेशन सिर्फ बेसिक वेज और HRA ही लेता है। वाटर सप्लाई और ग्रेचुइटी तो उसके एक्सेप्शन लिस्ट में है। तो इसके अकॉर्डिंग तो उसने 2200 प्लस 1800, इसका मतलब उसने सिर्फ 4000 रुपए ही दिए हैं। अभी तो उसको 700 रुपए और देना पड़ेगा, तभी तो वो 4700 की इस मिनिमम, इस वाली को फुलफिल कर पाएगा, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। सो इस एग्जाम्पल को देने का मकसद यही था कि मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को और क्लियर किया जाए। तो यहां पे ये वेजेस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वेजेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये गलत, ₹5500 बिल्कुल गलत है। उसके इस हिसाब से तो सिर्फ 4000 रुपए ही बनता है, और उसको असली में देने के लिए 4700 है, तो इसीलिए ये गलत है। एम्प्लॉयर को 700 का और पेमेंट करना पड़ेगा, तभी 4700 की इस पेमेंट को हम मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस होगा। अगर उसने नहीं किया तो वो ऑफेंसेस पेनल्टीज उसकी अलग बात है, जो हम अभी आगे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आई होप वेजेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। आगे बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को कैसे फिक्स किया जाएगा, ये बात बोलता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज A। बोलता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉयज इन एन एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही अच्छी बात है। नोट द रेट टू बी फिक्स्ड need not to be uniform, different rates can be fixed for different zones और localities। बहुत अच्छी बात है। appropriate government fix करेगा minimum rates of wages जो कि पेबल होगा एम्प्लॉयज को इन एन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। आगे बात की गई द रेट टू बी फिक्स नीड नॉट टू बी यूनिफॉर्म। जो रेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओके। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो रेट फिक्स करेगी वो यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म नहीं हो, बल्कि अलग अलग रीजन का अलग अलग रेट्स गवर्नमेंट तय कर दे, ठीक है। डिफरेंट रेट्स कैन बी फिक्स फॉर डिफरेंट जोन्स और लोकेलिटीज। अब देखिए जोन्स अलग, जो जोन्स मतलब मान लीजिए कि यहाँ लेबर की शॉर्टेज ज्यादा है तो वहां डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा काम का, तो वहां रेट्स कुछ और होंगे। अगर जहां अबंडेंस में लेबर मुझे मिल जाते हैं तो वहां रेट ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। देखिए देयर इज अ स्मॉल कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूं, पहले समझ लीजिए रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस क्या है। मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट तय करती है उसका रिवाइज कर सकती है, मतलब अमेंड, चेंज भी कर सकती है आफ्टर द सुटेबल इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। अभी यहां 5 ईयर्स आपको याद में रखना है, 5 ईयर्स के अंदर अंदर वो कर सकती है। नॉट एक्सीडिंग मतलब विद इन 5 ईयर्स, मतलब विद इन 5 ईयर्स। तो रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस हो सकता है। ये नहीं, ये मत सोचिएगा कि एक बार मिनिमम वेजेस दे दिया तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अब फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, जैसे हमने सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज A की बात करी, इसको जरा समझ लेते हैं कैसे यूनिफॉर्म होगा, कैसे चेंज होगा लोकेलिटीज में, जोन्स में। तो आइए देखते हैं हम। ये देखिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज A, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, ठीक है। जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस होंगे वो शेड्यूल में होगा, ठीक है। वो तो बात हमें पता ही, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट्स लिस्टेड हैं कुछ। अब शेड्यूल जैसे मैंने पहले बताया था 2 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट 1 पूरे स्टेट पे लगेगा, फॉर एंटायर स्टेट। पार्ट 2 फॉर पार्ट, इट कैन बी फॉर एंटायर स्टेट। मतलब जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैं, जो गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर वो पार्ट 1 की इंप्लॉयमेंट्स का, जहां पे अभी फिलहाल 29 इंप्लॉयमेंट्स लिस्टेड हैं, अगर पार्ट 1 में
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, तो ये मान लीजिए कि उसने एक बार फिक्स किया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, फॉर एंटायर स्टेट लग जाएगा। किसमें? फॉर एंटायर स्टेट, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकता किसी। अब यहाँ पे ये नहीं है कि एक स्टेट में लग गया तो स्टेट के जो पार्टीशन मतलब कि बीच बीच में चेंज हो जाए। ये नहीं है कि अभी आपके घर में ये रेट चल रहा है आपके कॉलोनी में और अगला वाला कॉलोनी में अलग रेट चल जाए, तो ऐसा मत सोचिएगा। ये एक बार स्टेट में अगर लग गया तो वो पूरे स्टेट में कवर अप हो जाएगा, मतलब वो पूरे स्टेट पे लागू रहेगा। और पार्ट 2 क्या बात करता है? पार्ट 2 बोलता है कि फॉर पार्ट इट कैन बी फॉर एंटायर स्टेट, मतलब वो पार्ट 2 में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड है और उस एम्प्लॉयमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर दिया मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, देन अकॉर्डिंगली वो पार्ट 2 का चीज है। तो पार्ट 2 में फॉर पार्ट लिखा हुआ है एक्ट में, मतलब कि उस रीजन के किसी एक पार्ट में वो फिक्स अलग हो सकता है, फॉर पार्ट अलग हो सकता है, या तो वो अलग से उसे फिक्स करे या फिर वो पूरे स्टेट पे भी कर सकता है अगर पार्ट 2 के अकॉर्डिंग चले। बट पार्ट 1 में फॉर एंटायर स्टेट, इसको हम बेहतर ढंग से एक एग्जांपल से तरीके से समझेंगे। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल गुजरात एंड यूपी। अब गुजरात में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म रेट ले आया, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट कैसा है? क्योंकि फॉर एंटायर स्टेट में लगता है। सपोज 3200 रुपए एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस रखी गई 3200 रुपए, ठीक है, 3200। और यूपी में जो कि आप समझ लिए कि यूपी पार्ट 2 के अंदर आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें पार्टली उसके पार्टीशन कर दिया गया, हर पार्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जोन्स लोकेलिटीज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस लगे। फॉर एग्जांपल ये यूपी है जो कि आप देख सकते हैं 4 पार्ट में डिवाइडेड हो रखी है यहाँ पे। तो पार्ट 1 में जो है ये है 1000 रुपए, यहाँ पे जो आ रही है ये है 1000 रुपए, ठीक है। मतलब इस पार्ट में जितने भी लोग होंगे जो लेबर काम कर रहे होंगे उनकी वेजेस 1000 रुपए दिलाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट। हाँ इससे ज्यादा दे सकते हैं ऑब्वियसली, बट जैसे हमारे चैप्टर का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट, तो मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को, वो बाउंडेड है, उसके ऊपर ड्यूटी कास्ट करिए हैं हमारे इस एक्ट ने। और दूसरा जैसे यहां देखा है तो यहाँ पे 1500 दिया हुआ है, मतलब इस रीजन में अगर कोई एम्प्लॉय काम करेगा तो उसको 1500 रुपए एम्प्लॉयर द्वारा देना ही पड़ेगा, उसको एम्प्लॉयर को 1500 रुपए तो देना ही पड़ेगा। और अगर हम इस इधर तरह जाएं तो एम्प्लॉयर को 1800 रुपए का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ने इस पार्ट में 1800 रुपए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस प्रेस्क्राइब कर रखे हैं। और 2000 रुपए यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है फॉर एग्जांपल, तभी यहाँ 2000 हुआ है। अब गवर्नमेंट की अलग चीजें हो सकती हैं, वो मद्देनजर रखते हुए कई चीजों को रेट फिक्स करती है, जो कि वो उसका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। एक्ट में जितनी बात लिखी गई है उतना ही हमें समझना है। तो हमने देखा सेक्शन 3 सब सेक्शन 1A में क्लॉज ए में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अगर वो पार्ट 1 में है तो फॉर एंटायर स्टेट लग जाएगा, पार्ट 2 में है तो वो किसी एक स्टेट के फॉर पार्टली लग सकता है, कुछ स्टेट में अलग अलग रेट्स। लेकिन अगर वो पार्ट 1 में है तो वो यूनिफॉर्म रेट होगा, वो पूरे स्टेट पे एक ही वेज रेट चलेगा, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो लीगली लॉ होता है। 3200 रुपए देना ही पड़ेगा गुजरात में। यूपी में अलग अलग पार्ट, अगर कोई पार्ट 1 में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर काम कराता है एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉय को 1000 रुपए देना पड़ेगा, पार्ट 2 में 1500, पार्ट 3 में 1800, पार्ट 4 में 2000। अब ये एग्जाम्पल था, अब ये मत सोचिएगा कि 3200 याद करने की चीजें हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया। तो आई होप सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए आपको क्लियर हो गया होगा।